नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास, जिसमें आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, जो UGC नीट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है। दोस्तों, आज हम इसका चैप्टर नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि भाग 1 होगा। और चैप्टर नंबर 17 भारत का संवैधानिक विकास है। इसके पढ़ने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों को लगता है कि वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो प्लीज़ वो YouTube के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है आपके माध्यम के अनुसार मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17 भाग 1, भारत का संवैधानिक विकास। सबसे 1600 ईस्वी का चार्टर पढ़ते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक राजलेख द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापारिक एकाधिकार दिया। इसके द्वारा कंपनी की समस्त शक्तियां जो है दोस्तों 24 सदस्यीय परिषद में निहित की गई। नोट है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1599 ईस्वी में हुई। आगे है 1726 का चार्टर। इसके द्वारा कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को कानून बनाने की शक्ति सौंपी गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1772 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ ने कंपनी की आर्थिक सहायता एवं संसदीय नियंत्रण के लिए एक जांच समिति बनाई। इसी जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह एक्ट बना। एक्ट का उद्देश्य क्या क्या था, ये देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करना पॉइंट है इसमें। पहला, बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को विदेशी नीति में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। नंबर 2 है दोस्तों, 4 सदस्यों की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। ये 4 सदस्य थे दोस्तों, जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस तथा रिचर्ड बारवेल। 1776 ईस्वी में मॉनसन की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर एडवर्ड व्हीलर को भेजा गया। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का था। वह उन्हें डायरेक्टरों के प्रस्ताव पर केवल सम्राट हटा सकता था। परिषद का कोरम 3 सदस्यों का था। इसमें से बारवेल हेस्टिंग का कट्टर समर्थक था। ठीक है, आगे है दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद के बहुमत के अनुसार कार्य करना था तथा गवर्नर जनरल परिषद में मतों की बराबरी पर ही अपना निर्णायक मत दे सकता था। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक या निर्देशक मंडल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। इस एक्ट द्वारा न्यूनतम 1000 पाउंड के शेयर धारकों को कंपनी के डायरेक्टर्स के चुनाव के लिए मताधिकार दिया गया। कुल 24 डायरेक्टर थे जो 4 वर्ष के लिए चुने जाते थे। इनमें से 1/4 यानी 6 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, की गई, स्थापना की गई। आगे इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश
सम्राट द्वारा की जाती थी। नंबर 5वां पॉइंट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल यानी ब्रिटेन में अपील की जा सकती थी। नंबर 6 है, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने, उपहार व रिश्वत लेने पर पूर्ण रोक लगा दी गई। गवर्नर जनरल का कार्यकाल 1773 ईस्वी के एक्ट में बना। आगे है, इस न्यायालय का क्षेत्र अंग्रेज प्रजा के लिए बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा था। वह 1781 ईस्वी के एक्ट द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों, अंग्रेज व भारतीयों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 1774 ईस्वी में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। आगे है दोस्तों, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। उद्देश्य इसका है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। इस एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुनिश्चित किया गया। सुप्रीम कोर्ट कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध उन कार्यों के लिए कार्यवाही नहीं कर सकता था जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किए थे। आगे है दोस्तों, नंडास बिल 1783 ईस्वी। उद्देश्य है 1773 ईस्वी के एक्ट की कमियों को दूर करना, किंतु नंडास के विरोधी दल में होने के कारण यह विधेयक प्रस्तावित होने के बाद वापस ले लिया गया। आगे है फॉक्स इंडिया बिल। फॉक्स इंडिया बिल 1783 ईस्वी। फॉक्स इंडिया बिल को वास्तव में बर्क तथा फिलिप फ्रांसिस ने तैयार किया था। इस बिल का कंपनी ने पूर्ण रूप से विरोध किया, क्योंकि यदि यह बिल पारित हो जाता तो कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में समाप्त हो जाती। आगे है, हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित होने के बाद यह बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित नहीं हो सका और लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिली सरकार को 18 दिसंबर 1783 ईस्वी को त्यागपत्र देना पड़ा। आगे है दोस्तों, यह पहला व अंतिम अवसर था जब कोई ब्रिटिश सरकार भारतीय मामले पर गिर गई। ठीक है, आगे है, इसके बाद जनवरी 1784 ईस्वी में यंग पिट प्रधानमंत्री बना। ठीक है, यंग पिट क्या बना था? प्रधानमंत्री बना था। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। उद्देश्य है ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को अधिक मजबूत करना, अर्थात ब्रिटिश सरकार का कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ाना। पहला पॉइंट है नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस एक्ट द्वारा 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल का गठन किया गया, जिसे भारत के प्रशासन के बारे में निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण संबंधित विस्तृत अधिकार दिए गए। इसका मुख्य कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था। इन 6 सदस्यों में 2 पदेन सदस्यों, विदेश मंत्री जिसको राज्य सचिव था, व वित्त मंत्री जो कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, के अलावा 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे, जिनकी नियुक्ति व पद मुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को था। आगे है, कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधित मामलों को इस नियंत्रण मंडल के अधीन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालक मंडल के लिए नियंत्रण मंडल के आदेशों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया। नंबर 2 पॉइंट है इसमें, इस प्रकार इस एक्ट द्वारा सर्वप्रथम कंपनी की व्यापारिक एवं राजनैतिक गतिविधियों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। नंबर 3 पॉइंट है, एक्ट द्वारा संचालक मंडल में से 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति गठित की गई, जिसका कार्य भारत में गोपनीय आदेश प्रेषित करना था। ये आदेश अन्य संचालकों को नहीं बताए जाते थे। नंबर 4 पॉइंट है,
इस एक्ट द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई। एक कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की तथा दूसरे ब्रिटिश संसद के बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। यह द्वैध शासन व्यवस्था 1858 ईस्वी तक जारी रही। 1858 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर भारत परिषद का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को ही भारत सचिव बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। ठीक है, आगे देखते हैं 5वां पॉइंट दोस्तों। एक सेकेंड। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, जिसमें एक प्रधान सेनापति को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अब अगर परिषद में एक सदस्य भी गवर्नर जनरल के पक्ष में होता तो वह वीटो द्वारा अपनी बात मनवा सकता था। नंबर 6 पॉइंट है दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि भविष्य में केवल प्रसंविधाबद्ध सेवक ही गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य नियुक्त होंगे। नंबर 7 मद्रास व बम्बई की सरकार के लिए बंगाल की सरकार के आदेश का पालन अनिवार्य कर दिया गया। नंबर 8 है दोस्तों। गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति संचालकों द्वारा की जाती थी, किंतु उन्हें वापस बुलाने का अधिकार इंग्लैंड के सम्राट को दिया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे हमारा मात्र गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए संचालकों को सम्राट से अनुमति लेना आवश्यक था। नंबर 9 यह भी निश्चित किया गया कि गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारिणी परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना कोई युद्ध अथवा संधि नहीं कर सकेगा। आगे है पिट्स एक्ट द्वारा भारत में आक्रामक युद्धों को समाप्त कर दिया गया तथा जो प्रत्याभूति की संधियां कर्नाटक तथा अवध जैसे भारतीय राजाओं के साथ की गई थी उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट द्वारा भारतीय वित्त पर गवर्नर जनरल का व्यापक नियंत्रण स्थापित किया गया तथा भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया गया। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। मूल्यांकन है दोस्तों। नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष किसी के प्रति उत्तरदायी न था, उसे ब्रिटिश संसद के सामने भी अपना हिसाब रखना पड़ता था। इससे नियंत्रण मंडल के सामने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थिति कमज़ोर हो गई। ठीक है, आगे हम लोग दोस्तों 1786 का अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे। इस अधिनियम का उद्देश्य लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। इस अधिनियम द्वारा मुख्य सेनापति की शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। उसे इस बात का अधिकार भी दिया गया कि वह अपने उत्तरदायित्व पर अपनी कार्यकारिणी परिषद के निर्णयों के विरुद्ध कार्यवाही कर सके, अर्थात निर्णयों को अस्वीकार कर सकता है। आगे है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। नंबर 1 पॉइंट है 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नंबर 2 मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पदेन सदस्य होने का अधिकार समाप्त हो गया। नंबर 3 नियंत्रण मंडल के सदस्यों व कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। यह व्यवस्था 1919 तक जारी रही। 1919 में भारत परिषद व भारत सचिव का वेतन व खर्चे ब्रिटिश कोष से दिए जाने लगे। नंबर 4 यदि गवर्नर जनरल बंगाल के बाहर जाता था तो उसे अपनी कार्यकारिणी परिषद के असैनिक सदस्य में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करना होता था। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट।
नंबर 1 पॉइंट 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। यही इस चार्टर का उद्देश्य था। नंबर 2 पॉइंट है, यद्यपि भारत में चाय व्यापार व चीन देश के साथ व्यापार पर कंपनी का दोस्तों आगे कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ठीक है, क्या बना रहा? एकाधिकार। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों, इस एक्ट में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गई। कंपनी अधिग्रहित सभी भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश सम्राट की प्रभुसत्ता स्थापित कर दी गई। नंबर 4 है, इस एक्ट में 1 लाख रुपए की धनराशि प्रति वर्ष अलग से रखने का प्रावधान पहली बार किया गया। इस राशि द्वारा भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन व भारत में वैज्ञानिक शिक्षा एवं साहित्य का प्रसार व पुनरुत्थान किया जाना था। नंबर 5, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचारक की अनुमति दी गई। आगे है दोस्तों 1833 का एक्ट। नंबर 1 पॉइंट, इस एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। उसे अब भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। चीन के साथ व्यापार व भारत में चाय के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। नंबर 2 पॉइंट, अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। नंबर 3 पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर पद नाम से जाना जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। नंबर 4 पॉइंट है, इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या पुनः 4 कर दी गई। चौथे सदस्य को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य बना। वह गवर्नर जनरल की परिषद की बैठकों में विशेष निमंत्रण से उपस्थित होता था। उसे मताधिकार प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार पहली बार केंद्रीय सरकार के वैधानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में अंतर किया गया। नंबर 5 पॉइंट है, भारत में कानूनों के वर्गीकरण के लिए विधि आयोग बनाया गया। गवर्नर जनरल को ही विधि आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। मैकाले की अध्यक्षता में 1835 ईस्वी में पहला विधि आयोग बना। नंबर 6 दोस्तों, इस एक्ट द्वारा भारत का कानूनी केंद्रीकरण किया गया। बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून निर्माण के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। केवल सपरिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल द्वारा पारित सभी कानून अब अधिनियम कहे जाते थे। नंबर 7 है, इस एक्ट की 87वीं धारा द्वारा नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंडों को निर्धारित किया गया। वह नियुक्तियों में भारतीयों के साथ धर्म, जाति एवं रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया। 8वां नंबर, इस एक्ट द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अवैध घोषित किया गया। आगे है दोस्तों, बाद में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने 1843 ईस्वी में एक्ट 5 द्वारा दासता का अंत किया।
या दासता पर रोक लगा दी गई। नंबर 9 है, भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए सालाना राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। नंबर 10 है दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान को भारतीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 1883 ईस्वी के एक्ट पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सचिव मैकाले व विचारक जेम्स मिल का प्रभाव था। 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट नंबर 1, इस चार्टर में कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को सर्वप्रथम पृथक किया गया। संपूर्ण भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में कुल 12 सदस्य होते थे, जो इस प्रकार थे: पहला गवर्नर जनरल, दूसरा मुख्य सेनापति, तीसरा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के 4 सदस्य, चौथा व्यवस्था संबंधी 6 सदस्य। इस 6 सदस्यों में 4 प्रांतों के प्रतिनिधि, बंगाल, मद्रास, बम्बई व उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा क्षेत्रीय प्रतिनिधि के सिद्धांत पर, एवं 2 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश व एक अन्य न्यायाधीश थे। विधान परिषद में वाद विवाद मौखिक होते थे व परिषद का कार्य गोपनीय नहीं बल्कि सार्वजनिक होता था। नंबर 2 है इसमें, विधि या कानून सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। नंबर 3, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। लॉर्ड डलहौजी बिना किसी अतिरिक्त कार्यभार के भारत का वास्तविक प्रथम गवर्नर जनरल बना। नंबर 4 है दोस्तों, नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त हो गया, क्योंकि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाने लगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए 1854 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। प्रशासनिक सेवाओं का आरंभ हुआ। नंबर 5 है दोस्तों, डायरेक्टरों यानी निदेशक मंडल की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने लगे। कोरम यानी गणपूर्ति 10 की थी। नंबर 6 है दोस्तों, इस एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश क्राउन इंग्लैंड में एक विधि आयोग नियुक्त करे, जो भारतीय विधि आयोग, जो उस समय तक समाप्त हो चुका था, द्वारा भेजी गई रिपोर्टों व कानूनों के मसवीदों का निरीक्षण कर सके तथा विधान बनाने के लिए सिफारिश कर सके। नंबर 7 पॉइंट है उसमें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह अधिकार दिया गया कि वे नई प्रेसिडेंसियां बना सके अथवा पुरानी की सीमाओं में परिवर्तन कर सके। 1859 ईस्वी में, आगे दोस्तों 1859 ईस्वी में थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पंजाब को एक उपराज्यपाल का प्रांत बनाने के संबंध में इस अधिकार का प्रयोग किया गया। 1858 ईस्वी की विक्टोरिया घोषणा, आइए देखते हैं। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। इसके द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त हुआ व भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगा। देशी रियासतों के लिए ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल वायसराय की हैसियत से कार्य करता था तथा ब्रिटिश भारत के प्रशासक के रूप में प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल वायसराय की हैसियत से कार्य करता था तथा ब्रिटिश भारत के प्रशासक के रूप में उसका पद नाम गवर्नर जनरल ही रहा। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना।
आगे है दोस्तों, इस उद्घोषणा में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, सबको एक समान कानूनी संरक्षण उपलब्ध कराना, लोगों के प्राचीन अधिकारों और रीति रिवाजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना, गोद लेने का अधिकार आदि वायदे क्राउन द्वारा भारतीय जनता से किए गए। आगे है दोस्तों, सामग्री ने यह घोषणा की कि कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों से किए गए सभी समझौतों व संधियों का पूर्ण रूप से सम्मान किया जाएगा। सामग्री आगे है, भारत में नियुक्तियां अंग्रेजों तथा भारतीयों के लिए शिक्षा तथा योग्यता के आधार पर खोल दी गई। 1858 का अधिनियम द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट 1858। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अर्ल ऑफ डर्बी 20 फरवरी 1858 ईस्वी से 11 जून 1859 ईस्वी तक था। एडवर्ड स्मिथ स्टैनले एवं भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नोट है दोस्तों, डर्बी के कार्यकाल के अलावा 1855 से 1865 तक पाल्मस्टन हेनरी जॉन टेम्पल प्रधानमंत्री थे। 1858 का अधिनियम पाल्मस्टन ने पेश किया, लेकिन जब 2 अगस्त 1858 को यह पारित हुआ, उस समय अर्ल ऑफ डर्बी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि पाल्मस्टन को किसी अन्य मुद्दे पर इस्तीफा देना पड़ा था। नंबर 1 है, इस एक्ट द्वारा 1784 ईस्वी के ईस्ट इंडिया द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर दी गई व दोनों बोर्डों की शक्तियां भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दी गई। प्रथम भारत सचिव या मंत्री लॉर्ड एडवर्ड हेनरी स्टैनले था। चार्ल्स वुड प्रथम अस्थायी सचिव थे। नंबर 2 है, भारत का प्रशासन अब साम्राज्ञी द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय भारत परिषद को सौंपा गया, जिसका अध्यक्ष भारत राज्य सचिव भारत मंत्री आगे राज्य सचिव तो भारत मंत्री कहलाया। इन 15 सदस्यों में से 8 की नियुक्ति क्राउन द्वारा तथा 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल द्वारा की जाती थी। इस प्रकार भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में आ गया व भारतीय वित्त पर ब्रिटिश संसद का सर्वोपरि नियंत्रण हो गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिख दिया। भारत परिषद या इंडिया काउंसिल में नियुक्ति का आधार इसके सदस्यों का भारत में प्रशासनिक अनुभव होना था। नंबर 3, भारत परिषद की भूमिका केवल परामर्शदाता की ही थी और प्रायः बहुत से मामलों में भारत सचिव का निर्णय अंतिम होता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगा। नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, इसलिए वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, किंतु उसके वेतन व भत्ते भारत के राजस्व में से प्राप्त किए जाते थे। भारत परिषद के सदस्यों को भी वेतन भारतीय राजस्व से ही मिलता था। यह वेतन व्यवस्था 1919 के अधिनियम तक जारी रही। नंबर 5 पॉइंट, भारत मंत्री को एक निगम निकाय घोषित किया गया जो इंग्लैंड व भारत में मुकदमा चला सकता था तथा जिस पर भारत व इंग्लैंड में मुकदमा चलाया जा सकता था।
नंबर 6 पॉइंट, गवर्नर जनरल व प्रांतों के गवर्नरों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार गवर्नर जनरल को होता था, किंतु उसके लिए सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक थी। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का अधिनियम पेश करते समय चार्ल्स वुड ने कहा, समस्त अनुभव यह बताता है कि जब एक शक्तिशाली जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो शासन का मुलायम से मुलायम रूप भी निरंकुश सत्तावाद ही होता है। एक पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इसमें भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव डाली। नंबर दूसरा पॉइंट, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। चौथा, वित्त का एक एवं पांचवें सदस्य को विधि का ज्ञाता होना आवश्यक था, ना कि वकील। ठीक है, नोट है दोस्तों, 1874 ईस्वी में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सदस्य के रूप में छठा सदस्य जोड़ा गया। नंबर 3 पॉइंट है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करते हुए अब इसमें एक कार्यकारी परिषद जोड़ी गई, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि कम से कम 6 एवं अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से आधे कम से कम गैर सरकारी भारतीय होंगे। ठीक है, आगे है दोस्तों, गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बार्टल फीरी तथा तत्कालीन भारत सचिव चार्ल्स वुड ने सुझाव दिया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कुछ भारतीयों को शामिल किया जाए। इस कार्यकारी परिषद की संख्या 6 रखी गई एवं सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष था और इस कार्यकारी परिषद को अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद कहा जाने लगा। आगे है, इस कार्यकारी परिषद का कार्य केवल कानून बनाने तक ही सीमित था और जब इसकी बैठक कलकत्ता से बाहर होती तो संबंधित प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसमें भाग लेता था। नंबर 4 पॉइंट है दोस्तों, इस एक्ट के तहत पहली बार 3 भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद यानी विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। पटियाला नरेश नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देव नारायण सिंह और ग्वालियर के प्रधानमंत्री सर दिनकर राव भारतीयों को पहली बार विधान परिषद में प्रतिनिधित्व मिला। इस अधिनियम के द्वारा 3 गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की विधान परिषद में नियुक्ति होने से भारत के नागरिकों को कानून निर्माण के कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। नंबर 5 पॉइंट दोस्तों, विधान परिषद के सदस्यों को कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। नंबर 6, आपातकालीन परिस्थितियों में वायसराय विधान परिषद की सलाह के बिना ही 6 माह के लिए अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश जारी करने का कारण भारत मंत्री को बताना आवश्यक था। आगे है दोस्तों, नंबर 7 आवश्यक था। नंबर 7, गवर्नर जनरल को नए प्रांत बनाने व प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार दिया गया।
जबकि 1853 ईस्वी के एक्ट में यह अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया था। गवर्नर जनरल को प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया। नंबर 8 पॉइंट है दोस्तों, बम्बई व मद्रास प्रांतों की परिषदों को अपने लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ कानून बनाने व उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। यह याद रहे कि 1853 ईस्वी के एक्ट में भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार सपरिषद गवर्नर जनरल को दिया गया था। इस प्रकार 1861 ईस्वी के एक्ट में कानूनी विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, जिसका पूर्ण 1935 के अधिनियम में हुआ। नंबर 9 है दोस्तों हमारा, 1861 ईस्वी के एक्ट में गवर्नर जनरल वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना कर सकता है। प्रांतों में वायसराय को कम से कम 4 एवं अधिक से अधिक 8 अतिरिक्त सदस्यों की कार्यकारी परिषद या विधान परिषद के गठन का अधिकार दिया, जिनमें से आधे गैर सरकारी सदस्य होंगे तथा सदस्यों का कार्यकाल जो है, आगे देख लेते हैं, सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया। इसके तहत मुंबई एवं मद्रास में 1861 से ईस्वी में, बंगाल में 1862 ईस्वी में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1886 ईस्वी में एवं पंजाब में 1897 ईस्वी में कार्यकारी परिषद यानी विधान परिषद का गठन हुआ। नंबर 10 पॉइंट, 1861 ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत मद्रास व बम्बई में हाई कोर्ट गठित किया गया। ओके, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, चलिए आइए देखते हैं। एक्ट का खाका डफरिन ने तैयार किया था। नंबर 1, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों कार्यकारी परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 व अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए। नंबर 2 पॉइंट, बम्बई, मद्रास एवं बंगाल की लेजिस्लेटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद के लिए 20 तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के लिए अधिकतम संख्या 15 तक बढ़ा दी गई। नंबर 3 पॉइंट, परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस, इसके तहत बजट पर संपूर्ण रूप से विचार करने का ही अधिकार दिया गया, न कि एक मद पर पृथक बहस करने का। व सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन यदि प्रशासन जरूरी समझे तो बिना कारण बताए प्रश्नों का उत्तर देने से मना किया जा सकता था। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं मतदान का अधिकार नहीं था। नंबर 4 पॉइंट है, 1892 ईस्वी के एक्ट के पारित होने से पहले वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य का चुनाव कैसे हो, इस पर सर्वाधिक विचार हुआ और इस समस्या का निराकरण किम्बरले भारत सचिव धारा से निकाला गया, जिसके तहत जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं वायसराय को अपने प्रतिनिधि मनोनीत करके उनके नाम भेजेगी और वायसराय उनमें से चयन करेगा। इस प्रकार यह निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष का आरंभ हुआ। आगे है, इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष रूप से या मनोनीत था, दोनों तरीके से
आरंभ करना था। निर्वाचन पद्धति जो क्या करना था, आरंभ करना था, जिसके तहत केंद्रीय विधानमंडल वायसराय की कार्यकारी परिषद के 5 गैर सरकारी सदस्यों को चारों प्रांतों बम्बई, मद्रास, बंगाल एवं उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य तथा कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य निर्वाचित करते थे। इन पांचों नामों को वायसराय अपनी कार्यकारी परिषद में मनोनीत करता था। आगे है, मनोनीत करता था, जबकि 1861 ईस्वी के अधिनियम में सभी गैर सरकारी सदस्यों को वायसराय मनोनीत करता था। इस प्रकार 1861 एक्ट के तहत स्थापित कार्यकारी परिषद जहां केवल कानून बनाने की संस्था थी, वहीं 1892 ईस्वी के एक्ट में विचार विमर्श की संस्था बन चुकी थी। 5 नंबर, प्रांतों की कार्यकारी परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे। ठीक है, आगे है, इस प्रकार संपूर्ण निर्वाचन प्रत्यक्ष थी तथा निर्वाचित सदस्यों को भी मनोनीत की ही संज्ञा दी जाती थी। आगे है दोस्तों, राष्ट्रवादियों ने 1892 एक्ट को धोखा बताया और प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया। फिरोज शाह मेहता ने 1892 के एक्ट को एक ऐसे भाप के इंजन के समान बताया जिनमें से भाप बनाने की समस्त सामग्री निकालकर भाप से मिलती जुलती रंगीन गैस भर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और हम सोचेंगे कि वीडियो 30 से 40 मिनट तक का ही बने, क्योंकि इसके बाद एक भाग और इसका आएगा चैप्टर नंबर 17 का, और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए दोस्तों। लव यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।